तो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, इन्हें तो आप पहचानते होंगे और इसी चैनल से जुड़े हुए हैं। शायद आपने पहले भी वीडियो देखी हो और नहीं देखी हो तो आगे देख लीजिएगा। जयवीर सिंह हैं और हमारे परम मित्र हैं, ठीक है। और इन्हीं के मतलब स्टार्टिंग से जो हमने ये चैनल स्टार्ट किया था, और जैसा कि धीरे धीरे हम इनके बारे में जानेंगे किस तरीके से इन्होंने यूपी पुलिस कांस्टेबल ज्वाइन किया, इससे पहले इन्होंने कौन सा जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, ठीक है। तो सर स्वागत है आपका इस चैनल में। जी ठीक है सर, थैंक यू सर। पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी जी। जो आपने मेरा परिचय कराने का मौका दिया, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा नाम जयवीर सिंह है। आपने पहले भी मुझे देखा होगा या ना देखा हो तो अब आगे देखते रहेंगे। और इस समय मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि जो शुरुआत से लेकर अब तक जो मेरी जर्नी रही वो कैसे कैसे मैंने तैयारी की, कैसे अपनी स्ट्रेटजी तैयार की एग्ज़ाम के वगैरह। तो सर मुझे आप ये बताएं कि आपने इस पुलिस कांस्टेबल में तो आपने सर ज्वाइन किया ही किया है। जी। इससे पहले सर आपने कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, और क्वालिफाई किया भी था तो क्या आपने वो ज्वाइन किया था? जी सर बिल्कुल। इससे पहले मैं SSC-GT के थ्रू CISF में सेलेक्टेड था और वो मैंने ज्वाइन भी किया था। और उससे भी पहले मैं जो 19 वाली भर्ती थी, 2 वैकेंसी आई थी 18 और 19 में लगातार जो आई थी पुलिस कांस्टेबल की। जी जी जी, वो भी दी थे मैंने और उनमें भी मैं क्वालिफाई हुआ था। लेकिन दोनों में ही मैं फाइनल मेरिट आउट रहा। उसके बाद फिर वैकेंसी नहीं आई तो मेरी बीच में एक लंबा अंतराल रहा। SSC-GT का एग्ज़ाम मैंने नहीं दिया बीच में, क्योंकि मुझे अपनी हाइट को लेकर थोड़ा सा डाउट था और इतनी जानकारी भी नहीं थी मुझे। जी जी। तो उसके बाद फिर एक बार मेरे दोस्त ने मेरा फॉर्म डाल दिया कि अरे यार तू इसको ट्राई कर, और इसमें GD के थ्रू वैकेंसी आती है, तेरी हाइट डाउट था लेकिन 170 हाइट थी मेरी। तो ठीक है, फॉर्म फिल कर दिया मेरे दोस्त ने। तो तैयारी तो ही थी तो सर आपको नहीं पता था, लेकिन आपके जो मित्र हैं उन्होंने आपका फॉर्म फिल कर दिया? हाँ हाँ, मुझे SSC-GT के बारे में थोड़ी जानकारी कम थी, जी, क्योंकि जी। ये इसमें हाइट मैंडेटरी रहती है ना 170, तो इसलिए। बिल्कुल। और मेरी 170 फिक्स थी। तो जैसे लोग बोलते हैं ना कि उसमें 1-2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होनी चाहिए, बाहर निकाल देते हैं, तो ऐसा कुछ रहा था। जी। तो कुछ नहीं, फिर एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम का समय आया। मेरा एग्ज़ाम हुआ था मार्च में, 7 मार्च को 2024 में मेरा एग्ज़ाम हुआ था। SSC-GT का? SSC-GT जी। का। तो उसमें मैं गया, तैयारी तो मेरी चल ही रही थी जब से ही। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मैंने फोकस किया वो अपनी सेल्फ स्टडी पे किया। मैंने कोचिंग ली थी, बहुत पहले ली थी, वो तो भगवान टोकी। उसके बाद फिर जब से ऑनलाइन आया तो तब से मैं अपना घर पे ही पढ़ने लगा। तो सर तैयारी के बीच में मैं आपसे सर एक बात और पूछना चाहूँगा कि जो आपने प्रीफरेंस जो दिया था तैयारी को, तो सर वो ऑफलाइन को दिया था या ऑनलाइन को ज़्यादा दिया था? मैंने ऑफलाइन के, देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन में। आजकल पहले सुविधाएं नहीं थी तो इस वजह से लड़के और जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी ऑफलाइन की तरफ भागते थे। लेकिन अब जो है इतनी सुविधाएं हैं, आपको जो चाहिए आपको वहीं अवेलेबल रहता है। तो उसमें बहुत सारे समय की बचत होती है। और आप जिससे पढ़ना चाहो, आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां आपको अच्छा लगे आप वहां से पढ़ सकते हैं। ऐसा है। तो मैंने जो प्रेफरेंस दी थी वो ऑनलाइन को दी थी। तो ये ऑनलाइन ही मैंने तैयारी की थी अपने घर पर रह के। जी बिल्कुल। फिर एग्ज़ाम आया तो एग्ज़ाम में मेरा ऐसा हुआ कि समझो, मैं टेंशन तो थी नहीं मुझे कोई ऐसी कि मैं पास ही हो जाऊंगा या कुछ भी। मैं एग्ज़ाम देने गया और मैं घर से निकला। मेरा एग्ज़ाम था 2nd शिफ्ट में। तो मैं घर से निकला 12 बजे। आगरा में ये मेरा एग्ज़ाम था। जी। SSC-GT का? SSC-GT का। तो मैं घर से निकला अकेला बाइक से निकला। भाई रास्ते में जाम लग गया। तो अब जाम लग गया, मैं फंस गया जाम में। अब मुझे लगा एंट्री शुरू हो गई। देखो 1.5 घंटे तक एंट्री चलती है, आपको पता है। तो एंट्री शुरू हो गई। उसके बाद मैंने सोचा मेरा एग्ज़ाम मुझे लग रहा है छूट जाएगा। लेकिन मैं जैसे तैसे, वहाँ खुद की बाइक थी तो मैं पहुँच गया। जाके तुरंत क्लोज होने वाली थी, मात्र 5 मिनट बाकी थे। तो मैं पहुँच गया और एग्ज़ाम दिया। और एग्ज़ाम बड़ा मुझे आसान सा लगा इसके अपेक्षा। तो जो हम लोग मुक टेस्ट वगैरह लगाते रहते हैं, तो वहाँ एग्ज़ाम मेरा अच्छा हुआ। मुझे पता लग गया मेरे अच्छे मार्क्स हैं, तो कोई बात नहीं, मैंने सोचा हो जाएगा, देखते हैं कुछ भी। तो अब उसकी आंसर की आई सर। उसमें मेरे क्वेश्चन 80 क्वेश्चन का पेपर होता है, उसमें से मेरे
74 ठीक थे। मतलब 80 प्रश्नों में से सर के 74 क्वेश्चन सही थे। हाँ जी बिल्कुल, इतने थे। अब मुझे पता लग गया कि हाँ, मैं श्योर हो गया कि पिछली जो साल की कट ऑफ थी वो काफ़ी कम रही थी। तो अब मैं थोड़ा सा श्योर हो गया, तो मैंने रनिंग वनिंग स्टार्ट की। तो उसमें फिर उसका रिजल्ट आया, उसकी डेट आई, फिर फिजिकल हुआ। और मुझे बड़ा डर था सर, मैं क्या बताऊँ, मेरी नींद उड़ी हुई थी कि यार नंबर तो आ गया, लेकिन अब पता नहीं हाइट में क्या क्या सर क्या ये मतलब फिजिकल में मतलब क्वालिफाई, मतलब फिजिकल का तो सर चलो ठीक है आपका जैसा भी था, लेकिन सबसे ज्यादा सर को इशू था तो वो हाइट को लेके था। क्या मेरी हाइट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, मेरी सारी मेहनत यूं ही तो मैं 2 दिन पहले पहुंच गया था। मेरा फिजिकल था वो रायबरेली था, DPST, और साथ में होता था इसका एक साथ में। तो पहले जब हम गए तो मेरी हाइट मुझे 170 बैठी थी, उससे नापी थी जो तख्ते वाला वो होता है। तो उसमें मुझे बाहर कर दिया, पहले बार में मुझे बाहर कर दिया, बाहर बैठा दिया कि अभी इसकी डाउट में है, इसकी बाद में देखेंगे। जब सबकी हाइट ले ली उसके बाद फिर वहाँ जो थे AC आए थे, असिस्टेंट कमांडेंट, CSF सेंटर ही था वो भी। तो फिर उन्होंने नापी, पैरों के नीचे पेपर लगाया और मेरी हाइट पूरी बैठाई उन्होंने, 170.2 बैठाई, पास हो गया। अब मुझे ऐसी चैन की सांस मिली सर, मैं क्या बताऊं कि अब मैं कहीं फेल नहीं होऊंगा। मतलब जितना कि सर आप सोच रहे थे कि मेरी 170 बैठ पाएगी कि नहीं बैठ पाएगी, उन्होंने एक्स्ट्रा और आपकी मतलब जो आपकी बिल्कुल 170.2 पर गई जी। तो फिर क्या है, मैंने रनिंग लगा दी झटके से। उसी में एक दिन छोड़ के मेडिकल होता है, तो फिर मेडिकल में मैं ग्राउंड फिट था, वो पहले से ही करा चुका था। मैं पहले भी मैं एयरफोर्स में मेडिकल वगैरह करा चुका था, तो उसका मेडिकल का इशू नहीं था। तो सर कुल मिला के बात ये है कि आपने CISF ज्वाइन कर ली। जी। और उसी दौरान आप सुनिए, तो जब ये फिजिकल और ये सारी चीज़ें हुई ना, उसी दौरान बीच में उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था। जी हाँ। तो वो एग्ज़ाम भी मैंने दिया उसी बीच में फिजिकल और मेडिकल के बीच में ही आपने यूपी कांस्टेबल का मतलब एग्ज़ाम दे दिया। एग्ज़ाम हुआ था एक्चुअली अगस्त में। अगस्त में हुआ था ना? अगस्त में ही दिया था। और इसकी DV हुई थी अक्टूबर में, सितंबर-अक्टूबर। और सर जो बात कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात कर रहे हैं, वो सर 60,144 करके ऐसे 244 करके वैकेंसी हैं, उसमें सर सिलेक्ट हुए हैं। तो उस भर्ती के बारे में सर आपको बता रहे हैं जी, आगे बता। अब इसका सुनिएगा सर, तो उसकी DPST हो गई मेरी। अब उसके बाद इसका फाइनल रिजल्ट आना था, तो उसका फाइनल रिजल्ट भी आ गया और मेरी ज्वाइनिंग आ गई। तो इसी दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस का भी रिजल्ट आ गया सर, तो मैं उसमें भी सेलेक्ट था। तो अब वही किसको ज्वाइन करें ना करें, अब तक जो जब तक मतलब पुलिस कांस्टेबल का जो रिजल्ट आया है फाइनल, तब तक सर SSC GD की ट्रेनिंग पे जा चुके हैं? ना ट्रेनिंग पे नहीं गया था मैं, रिजल्ट मतलब फाइनल जो आया था तब ट्रेनिंग पे नहीं गए थे आप? नहीं, रिजल्ट फाइनल नहीं, अभी भी पहली कट ऑफ आई थी। अच्छा, पहली कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है बिल्कुल। उसमें पहली कट ऑफ आई थी, तो उसका मेरा रिजल्ट आ गया था। और उसके बाद जब इसकी DPST डेट आ गई, उससे पहले उसका मेरा SSC GD का CSF में मैं सेलेक्ट हो गया, उसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया। और इसकी DV की डेट आ गई थी, मेरी DV हुआ था कानपुर। मेरी ज्वाइनिंग थी सर 15 जनवरी को, और उत्तर प्रदेश पुलिस की DV थी मेरी 9 जनवरी को। तो मैंने सोचा DV दे ही आते हैं, DV करा के चले जाते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? जब तक हम अवेलेबल हैं तो क्यों नहीं हम DV करा देते। तो सर ने सोचा कि मैं DV करा के ही अपनी ज्वाइनिंग ले लूँगा। हाँ, यही था। तो DV करा के मैंने कहा देखो जो हाथ लग गया उसे पकड़ लो, उसके बाद देखते रहेंगे अपना। और यही रहता है सर, आप भी होते तो आप भी यही करते। जी बिल्कुल, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट का यही रहता है कि जो पहले मिल जाए उसको ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद जो होगा फिर वो उसको छोड़ो उसको पाओ, ये लगा रहता है। फिर अपने ऊपर रहता है सर, वो जैसे अपना तैयारी करते रहो और हो जाता है फिर। तो सर उसके बाद फिर मैं चला गया ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग तो आपको पता है सर फोर्स की कैसी होती है, वहाँ तो इतना टाइम नहीं मिलता कि इतना ही समय मिल पाता है कि तुम बस सो सकते हो, तुम बिस्तर पाए तुम्हें नींद आ जाएगी, सुबह तुम्हारी नींद खुल जाएगी। तो ये था मेरा SSC GD में सिलेक्शन। ठीक है, मैं चला गया, ठीक लगा। वहाँ भी बड़ा अच्छा फोर्स है वैसे, CSF एकदम। तो उसके बाद उसका मेरा उत्तर प्रदेश पुलिस का रिजल्ट आया। DV के बाद वो आई थी रनिंग की डेट। तो ये रनिंग होनी थी मेरी फरवरी में, यानी कि समथिंग 1.5 महीने बाद। और अब
ट्रेनिंग के दौरान छुट्टी लेना बड़ी बिल्कुल। और मुश्किल ट्रेनिंग बात सर है। तो ट्रेनिंग पे थे SSCGD CASM में, तो हाँ, फिर यहाँ कैसे नहीं था मैं। कैसे छुट्टी ले पाए? तो सर कैसे मैनेज किया आपने सर? कैसे सर उसके बारे में मत ना ही पूछो तो ही अच्छा है सर, बहुत वो सारी तो मुझे पता है मैंने कैसे छुट्टी ली। जैसे तैसे करके कहने का मतलब सर ये है कि हालांकि पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है कि आप ट्रेनिंग के दौरान किसी भी मतलब इस तरीके से छुट्टी ले पाओ। शुरुआती दौर में नहीं मिलती शुरुआती सर। दौर में नहीं मिल पाती, तो या, सर ने हाँ। जैसे तैसे करके छुट्टी ले ली, और कुल मिला के बात यह है कि सर ने रनिंग दे आई थी हाँ। उसकी। बिल्कुल। उसके बाद मैं रनिंग लगा के चला गया, क्योंकि वहाँ जाके थोड़ा ऐसा लगने लगा था मुझे, यार मैं घर से थोड़ा दूर हूँ, मैं अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, ट्रेनिंग थोड़ी टफ रहती है फोर्स की, तो ये रहता था। तो और बाकी जो मेरे साथ बहुत दोस्त हैं वो भी कहते हैं यार अगर पुलिस में आ गया है तो आप पुलिस ज्वाइन कर लो, ये अच्छा है, पास में ही रहोगे। और मेरे मन में तो कुछ और था ना सर, मेरे मन में तो ये रह रहा है कि मैं जो जिस चीज़ में लग रहा हूँ वो चीज़ को मैं आगे बढ़ा सकूँ। जैसे मुझे टीचिंग का शौक है, तो मैं कैसे भी कोई भी जॉब करूँ और ये भी ना करूँ तो भी, लेकिन मुझे टीचिंग अपनी जारी रखनी है, ये है। बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने कुल मिला के बात ये है कि फाइनली आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी हो गया। जी, ठीक है। जी। तो सर आप मुझे ये बताओ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं और व्यूवर्स बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनके दिमाग में ऐसी असमंजसता होती है और आगे भी होगी और पीछे भी रही है कि एक तरफ आपने एसएससी में कोई भी मतलब एसएसजीडी में कोई आपने वैकेंसी आपने प्राप्त कर ली, चाहे वो CISF हो, BSF हो या कुछ भी हो, SSB हो, और एक तरफ आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल है। तो सर आप मुझे ये बताओ कि आपने ऐसा क्या देखा कि आपने उस जॉब को छोड़ने के बाद में, और आपने सर वहाँ पे कुछ पेनल्टी मतलब पैसे भी भरे होंगे छोड़ने के, शायद ऐसा भी होता है इनमें, तो आपने वो भर्ती छोड़ के सर आपने ये पुलिस कांस्टेबल ही ज्वाइन क्यों की? देखो मैं बताऊँ, पहले बताऊँ मैं वहाँ का प्रोसेस आपको, उसके बाद इसका बताता हूँ कि देखो वहाँ फोर्स का ऐसा रहता है कि जहाँ मैं अपने फोर्स की बात बता रहा हूँ, मैं CSF में था, बाकी फोर्सेस का मुझे पता नहीं है, कि अगर आपको सेम ग्रेड पे की जॉब है कोई, जैसे वहाँ हम लोगों की 2000 ग्रेड पे की जॉब है, 21,700 वो है बेसिक पे है, तो अगर इसके सेम या फिर इससे अपर लेवल में जाओगे तो आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। और अगर इससे नीचे का है, जैसे लोको पायलट है, बहुत सारी हैं वैकेंसीज, MTS वगैरह हैं, तो इनका ग्रेड पे कम रहता है। तो अगर यहाँ आओगे जैसे अपर लेवल पे जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पेनल्टी नहीं देनी जी होती। बिल्कुल, हाँ। अगर इससे डाउन में आओगे तो फिर पेनल्टी देनी होती है। लेकिन मेरा ऐसा रहा था सर कि फोर्स में दिक्कतें बनी रहती हैं, क्योंकि यूपी पुलिस में जो था इसका वो मांगते हैं पहले ज्वाइनिंग लेटर। देखो आपका ज्वाइनिंग लेटर हो, हम आपका रिजाइनेशन एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर ज्वाइनिंग लेटर नहीं है तो हम आपका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर आपको नॉन टेक्निकल रिजाइन लेना पड़ेगा। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दो तरीके के रिजाइन होते हैं। टेक्निकल ये रहता है कि आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, और उसका बस थोड़ा बहुत रहता है जो क्वार्टर मास्टर देते हैं, जो वहाँ का जो किट वगैरह रहती है ना, बस उसका 3-4 हज़ार रुपये जमा करना होता है, बाकी कुछ नहीं देना होता अगर आपके पास ज्वाइनिंग लेटर है तो। और नहीं है तो फिर आपको ट्रेनिंग कोस्ट देना पड़ता है, जब तक आपने वहाँ से ट्रेनिंग की और जितनी सैलरी प्राप्त की उससे ही दे दो। ऐसा नहीं है कि सैलरी भी वापस ले लेते हैं, सैलरी रहती है, बिल्कुल आप उसमें से दे दो। जैसे जैसे ट्रेनिंग बढ़ती जाती है उस हिसाब से कॉस्ट बढ़ता जाता है। तो मैंने ये देखा था कि मुझे लगा कि यार देखो फोर्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि शुरुआती दौर में हमें आउट जोन काटना होता है। शुरुआत में हम अपने घर छोड़ो अपने प्रदेश के आसपास नहीं रह सकते। जी जी। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी मेरी, क्योंकि मुझे रहना था अपने प्रदेश में जहाँ मैं आपके साथ कनेक्ट रह सकूँ, अपने परिवार के साथ कनेक्ट रह सकूँ। तो सबसे बड़ा मेरा जो मोटिव था पुलिस में आने का यही रहा था। तो SSCGD में तो सर ऐसा कुछ है नहीं कि आप अपने घर के नज़दीक रह सको या फिर कुछ किलोमीटर के दायरे में रह सको? ना ऐसा नहीं है, उसमें आउट जोन ही रहता है शुरुआत में। शुरुआत के मिनिमम 10 साल आपको आउट जोन ही काटना पड़ेगा, ये रहता है। अब उसमें तो फिर इसलिए जैसे मेरा फिर फाइनल रिजल्ट आ गया था और मुझे रिजाइनेशन चाहिए था, और क्योंकि फाइनल रिजल्ट आने के बाद मेडिकल होता है, और मैं 2 बार छुट्टी आ चुका था वहाँ से, कैसे भी करके झूठ बोल गया, कुछ भी करके सोचो अपने तरीके से। और फिर मुझे मेडिकल के लिए आना था। तो मेडिकल हो जाएगा जब ही तो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। सर बिल्कुल बिल्कुल। अब वो लोग छुट्टी नहीं दे रहे थे कि ना, क्योंकि इसकी NOC मेरे पास थी नहीं, वहाँ जाके मैंने फॉर्म वगैरह भरा नहीं था इसका, ये रहता है। तो अब फिर मुझे वहाँ अपना रिजाइनेशन देना पड़ा, मजबूरी थी भाई, मैं क्या करता। मैंने इसका पेनल्टी दे देंगे क्या है, तो
मैं पेनल्टी के लिए तैयार हो गया। मैंने अपना रिजाइनेशन लिख के दे दिया, कह दिया कि ऐसे ऐसे मेरे घर पे, मैंने ये नहीं कहा था मेरी दूसरी जॉब लगी, मैंने कहा था मेरे घर पे ऐसे समस्या है सर, मैं इस जॉब को करने में असमर्थ हूँ, अब मेरा रिजाइनेशन एक्सेप्ट कीजिएगा। तो वहाँ से मेरा रिजाइनेशन एक्सेप्ट हो गया और मैं वहाँ से फिर रिजाइन दे दिया, जो भी पेनल्टी बनी वो दे दी और मैं घर आ गया। फिर अपना मेडिकल कराया, फिर मेडिकल के बाद मेरा जॉइनिंग लेटर आया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सर की ऑलरेडी पहले से एक जॉब थी, फिर भी कितनी गंभीर परिस्थितियों के बाद में सर को ये यूपी पुलिस कांस्टेबल की जॉब मिली। ठीक है, तो सर आप मुझे ये बात बताएं कि सर एक्चुअल में जो डिफरेंट है सैलरी में एसएससी जीडी में जो आप सीआईएसएफ की जॉब में थे और आप जो अभी भी प्रेजेंट में जो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की जॉब में हो, तो कितना अंतर है सैलरी में? सैलरी में देखो ज़्यादा अंतर नहीं रहता, फोर्स में बस अंतर पड़ता है ना तो अलाउंसेस का पड़ता है फोर्स में। सैलरी में ज़्यादा से ज़्यादा अगर अलाउंसेस ना मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 हज़ार रुपये तक का अंतर रहता है, क्योंकि उसमें टीपीटी वगैरह है, थोड़ा एचआरए एक्स्ट्रा मिलता है, टीपीटी जीपी थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता है। तो सेंट्रल की जॉब है फोर्स वाली, अगर आप स्टेट में आओगे तो वहाँ इतना अलाउंसेस नहीं मिल पाते हैं आपको, तो उसका अंतर 5 से 10 हज़ार रुपये के बीच में ही रहता है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं रहता जो बेसिक रहती है। और उसमें जो अंतर पड़ता है ना बड़ा, तो वो फिर पोस्टिंग के अकॉर्डिंग पड़ता है अंतर। जैसे हमारी पोस्टिंग हुई जैसे किसी रिस्की एरिया में है तो वहाँ फिर अलाउंसेस मिलते हैं, तो उससे एक सैलरी में बड़ा प्रभाव पड़ता है। फिर जैसे कहीं का अलाउंस आपको 25,000 है, 25,400 एक्स्ट्रा मिलेगा आपको सैलरी, 21,600 एक्स्ट्रा मिलेगा। अब यहाँ की सैलरी मानो तुम 40,000 है और आपको 25,000 आपको जम्मू कश्मीर में हो, नक्सली इलाके में हो, तो आपकी सैलरी 65 हो गई, और कहाँ 35-40, कहाँ 65, तो ये बड़ा अंतर रहता है। और सैलरी बाकी बेसिक पे है आपका, ये सब सेम होते हैं, डीए सेम मिलता है, ये सारी चीज़ें सेम रहती हैं। तो जैसा हमने ये सुना है कि सर यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो है, या यूपी पुलिस का विभाग कोई सा भी हो, मोस्टली एसआई या यूपी पुलिस कांस्टेबल है या जैसे भी एसएचओ साहब है, तो इसमें जो ड्यूटी का जो सर टाइम है, इसमें कितना टाइम रहता है, क्या फिक्स रहता है, या फिर 24 आवर्स का भी हमने सुना है सर कि 24 आवर्स का भी ड्यूटी रहता है, और एसएससी जीडी में सर कितने आवर्स का ड्यूटी रहता है, मतलब ये बताइए। मैं बता रहा हूँ आपको। देखो फोर्स में आप किसी फोर्स में जाओ, आप चाहो तो सीएसएफ में जाओ, सीआरपीएफ में जाओ, एसएसबी में जाओ, आईटीबीपी में जाओ, या फिर किसी स्टेट पुलिस में जाओ, आपको देखो एग्रीमेंट आपका 24 आवर का रहता है जी। वो शुरुआत में जब हम पीओपी करते हैं तो उसमें कसम जब खाते हैं तो हम, और जब ज्वाइनिंग लेने जाते हैं ना, ज्वाइनिंग लेते हैं जब डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो उसमें हमारी ये घोषणा पत्र रहता है कि हम 24 घंटे के लिए सेवा में, देश की सेवा में तत्पर हैं। 24 घंटे, हाँ ये रहता है। लेकिन ड्यूटी टाइम ऐसा नहीं होता कि आपको 24 घंटे करनी होती है। ड्यूटी टाइम आपका फोर्स में देखो सीएसएफ में 8 घंटे फिक्स रहता है, ये जॉब टाइम है। 8 घंटे आपको जॉब करनी है। उसके बाद आपको जैसे आपकी ड्यूटी शिफ्ट का हिसाब है, फिर उसमें आपको 1 घंटा, आपको जैसे अगर आपकी ड्यूटी नाइट में रही, आप सुबह छूटे, तो फिर आपको 1 घंटा उसमें फिजिकल वर्कआउट करना पड़ेगा। और अगर नाइट डे में शिफ्ट है तो सुबह की शिफ्ट है, 3 शिफ्ट रहती हैं 8 घंटे की, ABC ऐसा रहता है, तो उसमें फिर एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना होता। फिर आपको 1 घंटे के लिए, मतलब कुल मिला के आप ये मान लो 9 घंटे की ड्यूटी आपको सीएसएफ में देनी होती है। और आपको अब पुलिस का बता दूं, यही पुलिस का रहता है, लेकिन पुलिस में 8 घंटे की ड्यूटी फिक्स नहीं रहती है, इसमें 12 घंटे की ड्यूटी होती है साहब। और उसके बाद भी अगर आपको कोई इमरजेंसी आती है तो उसके बाद भी आपको जाना पड़ेगा 12 घंटे के बाद में। 12 घंटे तो सर डेली 12 घंटे की ड्यूटी लेते हैं? देखो ड्यूटी का ऐसा रहता है कि ड्यूटी आपकी 12 घंटे की होती है, लेकिन आप किसी पॉइंट पे हैं जहाँ ऐसे पिकेट लगी है, तो पिकेट 8 घंटे की रहती है। जैसे आपको 8 से 5 करनी है, नहीं 9 से 5, 9 से 5 करनी है तो 8 घंटे की हो गई जी। आपको रात को करनी है ड्यूटी 8 से 4, ये भी 8 घंटे की रह गई। अगर आपको फैंटम पे ड्यूटी लगी है, लीपड़ पे, तो आपको 12 घंटे की ड्यूटी है। थाना मोबाइल पे 12 घंटे की ड्यूटी है, ये रहता है। और होता है 1-2 घंटे पहले भी, जैसे अगर ड्यूटी टाइम में आपको
रियायत दे सकते हैं, तो बीच में रेस्ट मिल जाता है। तो सर लेकिन जैसा कि ड्यूटी आप 12 घंटे की रहती है। जैसा कि आप ये मान लिए आपने 12 घंटे की ड्यूटी कंप्लीट कर ली, और आप कंप्लीट करने के बाद में जैसे कि आप कहीं भी रहते हो, चाहे आप रूम पे रहते हो या थाने पे रहते हो, कहीं भी जी। अपने आवास पे पहुंच गए, जी तत्काल आपके पास आधा घंटे के बाद या कैसे भी करके आपके पास इंफॉर्मेशन जाती है या कॉल जाता है कि सर ऐसे ऐसे यहाँ पे कोई दुर्घटना घट गई है, आप आ जाइए, तो आपको तुरंत आना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये इमरजेंसी है। इसके लिए तो हम पहले बॉन्ड भर चुके रहते हैं कि हमें आ रही ज़रूरत जब भी पड़ेगी हमें आना पड़ेगा। चाहे हम ड्यूटी तुरंत ख़त्म कर गए हैं, 10 मिनट हुए, अपनी वर्दी वगैरह उतारी, हम रूम पे पहुंचे, खाना खाए ना खाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो आपको जाना तो पड़ेगा। चाहे सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, चाहे सर वो रात हो या धूप हो, कुछ भी हो, आपके पास इंफॉर्मेशन जाती है तो आंधी आपको हो, तुरंत आना तूफान हो, कुछ भी हमें पहुंचना पड़ेगा। ये सर रहता है। कहने का मतलब ये है कि यूपी पुलिस की मतलब जॉब है, ये कोई इतनी आसान भी नहीं है जितना कि हम आसान समझते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, मज़ेदारी की जॉब है। सर इसमें अभी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, जैसा कि सर ने बताया कि चाहे वो आंधी तूफान हो, चाहे कुछ भी हो, ये नहीं है ये बैंक की जॉब है या स्कूल की जॉब है कि आज स्कूल बंद है, बैंक ऑफ है कि तो हम नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा सर ये बताइए हमें कि इसमें क्या, जैसे कि हमने देखा है कि बैंक के कर्मचारी बैंक ज्वाइन करते हैं या फिर स्कूल में जितनी सारी छुट्टियां पड़ती हैं, क्या सर यूपी पुलिस में भी इस तरीके की कोई मतलब बात होती है, या होली या दिवाली है या फिर कोई कुछ भी है फेस्टिवल है, क्या सर सब में मतलब छुट्टी दे सकते हैं, ले सकते हो सर आप? नहीं, पुलिस में ऐसा नहीं होता है। देखो पुलिस का काम ही है कि जो त्यौहार हैं, कोई कुछ भी है तो उस पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना। तो त्योहारों पे तो छुट्टी नहीं मिलती, होली पे तो कतई नहीं मिलेगी, दीपावली पे हो सकता है कि तुम्हें मिल जाए अगर तुम्हारा पहले से कुछ प्लान हो, छुट्टी दे रखी हो, ऐसा है। अगर एट ए टाइम आप लोगों की छुट्टी तो नहीं मिलेगी, क्योंकि पुलिस का काम ही है शांति व्यवस्था को बनाए रखना। होली पे नहीं मिलेगी, दिवाली पे नहीं मिलेगी, ये इतना रहता है इसमें। जैसे होली है तो होली वाले दिन आपको टाइम नहीं मिलेगा, होली के एक दिन बाद आप अपने वहीं छुट्टी मना सकते हैं, मतलब आप उस दिन होली मना सकते हैं। तो सर अभी छुट्टी नहीं मिलती। बिल्कुल। तो अभी आपकी सर्विस को सर कितना टाइम हो गया? अब मेरी सर्विस को अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है 9 महीने की, उसके बाद अभी 3 महीने मेरी अभी भी अंडर ट्रेनिंग था। अभी फील्ड की ट्रेनिंग जो होती है थाने पर आने के बाद वो भी कंप्लीट हो गई। अब मेरी सभी ट्रेनिंग समाप्त हो गई, अब मैं पूरा सिपाही हूँ। तो सर अभी आप किस ज़िले में आप तैनात हैं और कहाँ आपकी ड्यूटी चल रही है? मेरी ड्यूटी देखो बुलंदशहर ज़िले में है और थाने पर हूँ। इस ट्रेनिंग मैंने पीएससी में की थी, क्योंकि पुलिस लाइन बुलंदशहर में जगह इतनी नहीं थी, वैकेंसी लड़के ज़्यादा थे, तो वहाँ से कुछ लड़के 350 के समथिंग मेरठ भेजे थे, तो मैंने पीएससी में ट्रेनिंग की थी। उसके बाद जहाँ जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तुरंत हम अगले दिन बुलंदशहर आ गए और हमें थाना मिल गया, हम अपने थाने पर चले गए। तो सर अभी भी मैं बुलंदशहर में पोस्टेड हूँ और वहीं ड्यूटी, बढ़िया जिला है, बढ़िया नौकरी चल। बिल्कुल। तो सर आप अब एक बात और हमें बताएं, जैसा कि बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, ठीक है, और देखेंगे भी वीडियो, आगे भी चलती है, बहुत सारे लड़कों की मनोकामनाएं हैं, जैसा कि अभी पुलिस का अभी एग्ज़ाम हुआ है और बहुत सारे लड़के जाने भी वाले हैं। तो सर ये जो इमेजिनेशन जो हमारी होती है जॉब को लेके कि हम ऐसा करेंगे या ऐसा हम फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे, तो सर आपने जो सोचा था जॉब को लेके, आपने जॉब प्राप्त कर ली, तो उसमें कितना अंतर है? क्या आप एकदम संतुष्ट हैं जॉब से और अच्छी जॉब चल रही है आपकी? देखो संतुष्ट तो आदमी नहीं होता है। देखो एक जॉब मिल जाए फिर आगे कोशिश करता है कोई अच्छी जॉब पाने का। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आगे बढ़ने की, और भी कुछ, वो सबका अपना अपना एक गोल रहता है। लेकिन इतना रहता है आपका थोड़ा सा जो मेंटली प्रेशर रहता है ना, आप जब बिना जॉब के घर पे तैयारी करते तो थोड़ा सा दबाव रहता है अपने ऊपर, मिलेगी जॉब नहीं मिलेगी, ये सारी समस्या हर एक स्टूडेंट की है। बिल्कुल। और इससे ही कॉन्फिडेंस सबका लो होता है कि पता नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मुझे लगता है नहीं हो पाएगा, बहुत सारे लड़के हैं, इतना सारा कंपटीशन है, कैसे करूँगा, तो ये रहता है। तो जॉब लेने के बाद इतना हो जाता है कि जॉब तो है ही है ना, और आप आगे तैयारी करो। लेकिन जॉब में रहते हुए तैयारी करना, सर मैं बता रहा हूँ आपको, ये रियलिटी है। और आप घर पे रह के तैयारी करना, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता है जॉब के बाद कि आप तैयारी करो। आप तैयारी को बस लेके चल सकते हो, इतना नहीं है कि आप उसको ऐसा करो कि बिल्कुल तैयारी ही करते रहो। तो भाई जॉब है तो उसमें टाइम देना पड़ता है, आपको नींद भी लेनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको जॉब में रह के समस्याएं आती रहती हैं इस तैयारी को लेके। लेकिन इतना है, आप
अगर मेंटेनेंस ऐसा बना के चलोगे तो आप मैनेज कर लो, ये रहता है। तो सर अभी जैसा कि अभी ये तो कुछ 32,000 कुछ करके वैकेंसी अभी निकल चुकी हैं, लेकिन अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल में आगे आने की संभावनाएं हैं, भर्तियां सुनवाई में आ रही हैं, हालांकि पता तो सर किसी को नहीं है, लेकिन कितनी आशाएं या आशंकाएं हैं इस बात की कि सर आगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ सकती है? देखो वैकेंसीज हैं, देखो सरकार अब इतनी एक्टिव हो गई है, वैकेंसीज तो आती रहेंगी, और वैकेंसी पुलिस जितनी भी आ जाए, पुलिस हमेशा कम ही रहेगी। पुलिस की कह लो, फोर्स की कह लो, इनमें भर्तियाँ आती ही रहेंगी। ये आ गई, इसका एग्ज़ाम हो गया, इसके बाद जैसे ही होगा, ये कंप्लीट नहीं हो पाएगी तब तक और आ जाएंगी, या हो जाए लेकिन आनी है, ये तय है। SI की भी आएंगी, कांस्टेबल की भी आएंगी, PSC, SSF, पुलिस में बहुत सारे पद होते हैं, तो सबकी वैकेंसी आती रहेंगी। ये हो सकता है कि संख्या में थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, संख्या कम हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि वैकेंसी आए 5 साल तक वैकेंसी ना आए, ऐसा नहीं होगा सर। अच्छा सर ये बताएं, UPSI और यूपी कांस्टेबल में बहुत सारा मतभेद चल रहा है, किसकी वैकेंसी पहले आ सकती है? मुझे लगता है कि UPSI की देखो फाइनल मेरिट आ चुकी है, और ये भर्ती अभी प्रचलन में है, तो कांस्टेबल की जगह ज़्यादा खाली होती हैं, तो मुझे लगता है कि SI से पहले अभी एक बार कांस्टेबल की आ सकती हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि बहुत सारे लड़के, नए लड़के हैं, नए लड़कियां हैं और तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो सर कुछ लड़के या कुछ लड़कियों के दिमाग में ये सारी भी चीज़ें बैठ जाती हैं कि सब कुछ हमें सबसे पहले ऑफलाइन से स्टार्ट करना चाहिए, या कुछ के मतलब दिमाग में ये भी रहता है कि हमें ऑनलाइन से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है सर, तो आप सर ये क्लैरिफिकेशन देते हैं यहाँ पे किस तरीके से एक नए बिगनर्स को जो होते हैं उन्हें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि उन्हें सटीक समय में, एक निश्चित समय में सर वो जॉब प्राप्त कर सकें? देखो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ये कहें कि हमें पहले ऑफलाइन तैयारी करनी है, उसके बाद ही हमारा बेस क्लियर होगा, उसके बाद हम आगे तैयारी ऑनलाइन करेंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है आजकल। क्योंकि अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आपको इतने सारे प्लेटफॉर्म मिलते हैं, आपको जो अच्छा लगे, आपको बेसिक से बेसिक आप अपने वो बिना पैसे खर्च किए आप यूट्यूब के थ्रू कैसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप ऑनलाइन रह गए। ऑनलाइन का देखो साहब ऐसा है कि हर एक के पास, एक तो ऑनलाइन ऑफलाइन जो होती है वो शिक्षा थोड़ी महंगी है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओ, आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा रहेगी, और ऑनलाइन में ये रहता है कि आपको इतने मतलब थोड़ी सी चीज़ में बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है, आपको पैसे भी खर्च नहीं करने, आपके पास केवल डाटा खर्च करना होता है और उसमें आप सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। और सर सब्जेक्ट को कैसे मेंटेन करें? सब्जेक्ट को देखो ऐसा रहता है, आपका जौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर रहता है आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसके बाद जैसा आपको जो सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है उसको आपको ऐसे समय में पढ़ना है उस समय आपका पढ़ाई में मन ना लगे, तो बोरिंग टाइम में जो सबसे बुरा लगता है उसको आपका जब सबसे अच्छा मन है पढ़ने का उतना पढ़ना चाहिए। तो ऐसे करके मेंटेन हो जाते हैं। और सर लाइब्रेरी को लेके और घर को लेके बहुत सारे बच्चों के दिमाग में मत ये भी रहता है कि कहाँ से कहाँ हम अच्छे से अपनी पढ़ाई को मेंटेन कर सकते हैं, लाइब्रेरी या घर? ये अपने अपने ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपके घर का माहौल अच्छा है तो आप घर पर रह के कर सकते हैं। अगर लाइब्रेरी जाना चाहते हैं, आपके घर का माहौल ठीक नहीं है या घर पे अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। और या फिर जो लाइब्रेरी अफोर्ड नहीं कर सकता तो आप घर पे भी रह के कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा सर, सबसे ज़्यादा बच्चों के दिमाग में एक सवाल बहुत ज़्यादा रहता है, चाहे वो कोई सी भी तैयारी कर रहा हो, चाहे वो CGL हो, CP हो या कुछ भी हो, एटलीस्ट कि कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए। जैसा कि मैं आपको पूछना चाहता हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के ही दीवाने हैं और इसी को मतलब ज्वाइन करना चाहते हैं, जो बेसिक जिन्होंने इंटर किए है और जो गाँव या कहीं से भी ज़्यादा मोस्टली है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आ रही हैं सर यूपी पुलिस कांस्टेबल में ही आ रही हैं। तो बच्चे जो उत्सुक हैं तो यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेके ही हैं। तो सर इसके लिए मिनिमम अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग करना चाहता है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, आप सर उसके लिए हमें ये बताएं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए उसको? सर देखो पढ़ाई को लेकर ये अपना अपना मन होता है। आप ऐसा नहीं कि आपका मन नहीं, आप पढ़ते रहो, तो उसमें आप 4 घंटे दोगे लेकिन उसमें 40 मिनट का भी जो आप अच्छे मन से पढ़ोगे ना, एकाग्रता से, उसके बराबर नहीं कर पाओगे। तो पढ़ाई का तो ये है जितना आपको अच्छा लग रहा है उतना पढ़ो। और इसमें ये भी रहता है कि आपको धीरे धीरे करके अपना टाइम बढ़ाना चाहिए डेली। एक साथ अगर आप समय सीमा तय कर लोगे तो उसमें आप सर
एक साथ नहीं हो पाता है मैनेज। आप पहले मन नहीं लगता है, आप पहले 4 घंटे या 2 घंटे से शुरू कीजिएगा, धीरे धीरे टाइम 10-10 मिनट करके बढ़ाते जाइए। आपका 1 से 2 महीने में टाइम ऐसा फिक्स हो जाएगा कि आप 8-8 घंटे तक पढ़ाई कर सकते हो। और मुझे नहीं लगता कि कांस्टेबल के लिए अगर 8 घंटे अगर आप बिल्कुल जीरो से हो और आपकी तैयारी को आपको केवल 3 से 4 महीने देने हैं, तो उसमें भी आप अगर 6-7 घंटे दे दोगे ना डेली के, तो आप आराम से कर लोगे, ये रहता है। और आपके पास अच्छा समय है तो 3-4 घंटे पढ़ते रहो आप, फिर भी हो जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे सर से सारे जितने भी डाउट हैं स्टूडेंट के, चाहे वो किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, चाहे लाइब्रेरी से संबंधित हो, जॉब से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी तरीके का मतलब वो क्वेश्चन हो, हर तरीके का डाउट हमने क्लियर कर लिया है। और जैसा कि सर को आप जानते होंगे, अब आगे आगे धीरे धीरे जान जाओगे। जयवीर सिंह का नाम है और इसी मतलब इन्हीं से स्टार्टिंग हुआ था ये चैनल, और आगे भी चलेगा। और आगे भी सर इसी प्लेटफॉर्म पे आपको हर तरीके से, चाहे कोई सा भी सवाल हो, इसी प्लेटफॉर्म पे सर आपको अवेलेबल मिला करेंगे। चाहे वो कोई सा भी आपका प्रश्न हो, आप कुछ समय के बाद में जैसे सर को टाइम मिलेगा तो ऑनलाइन भी आया करेंगे, ठीक है, ऑफलाइन भी आया करेंगे। आप किसी भी तरीके का कोई भी प्रश्न हो तो सर से आप आगे भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका यहाँ पे समय निकालने के लिए। और जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे ऐसा नहीं है कि सर को एक बार हमने बुलाया तो तुरंत वो हाजिर हो गए। हम काफ़ी टाइम से हम इस मंतव्य मतलब कर रहे थे कि सर आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो जैसे तैसे करके, और अभी आए हुए थे छुट्टी पे, तो जैसे ही हमें पता चला कि सर छुट्टी पे आए हुए हैं तो हमने इन्हें कॉल किया, सर से बातें की कि आप फ्री हो तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि समय तो बिल्कुल भी नहीं है आपके पास में। और वैसे भी हमें पता है कि पुलिस वालों के पास इतना समय कहाँ रहता है किसी को देने के लिए। हाँ सर, ऐसा तो है, लेकिन इस चीज़ को लेके सर मैं थोड़ा मेरे अंदर से वो रहता है कि अगर डाउट से या पढ़ाई से संबंधित कोई भी चीज़ है तो मैं अपना समय देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, ये रहता है मेरा। मेरा मंतव्य यही रहा शुरू से कि मैं बस इस क्षेत्र में ही आगे बढ़ूँ। जी जी, ये जॉब तो मैं अब देखो लेनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें कि कोई ये कहता है कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं होगा, या खुद का नहीं हुआ, ये नहीं है, तुम क्या हो, तुम ये यहाँ लेक्चर दे रहे हो, बहुत सारे सब तरह की दुनिया। मतलब सर का कहना मतलब ये नहीं है कि सर की जिंदगी में भी ये सारी चीजें आई हुई हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। ये नहीं है कि आपके ही जीवन काल में ये सारी समस्याएं आती हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तो सर के जीवन में भी ये सारी चीजें आई हैं। तो प्लीज आप इतना डीमोनेटाइज मत हो जाना अपने दिमाग को लेके कि नहीं हम ये नहीं कर सकते। हम भाई आप सब कुछ कर सकते हो, हौसला रखिए हर एक प्रश्न के लिए। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे ये कमज़ोर है, मेरा वो कमज़ोर है, तो कैसा भी करके आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। सर के द्वारा या हमारे द्वारा आपको अच्छा गाइडेंस मिलेगा हर तरीके का। हम सब कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो अवेलेबल रहेंगे, और कुछ समय के बाद सर भी अवेलेबल हो जाएंगे। और जैसा कि हम तो अवेलेबल हैं ही हैं और आगे भी बिल्कुल तत्पर हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच आपको। ये जैसा कि आपने ये वीडियो एंड तक देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। और आगे भी कुछ अगर कोई मतलब कोई विषय आएगा तो सर हम उस पर भी बातें करेंगे आगे चल के। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे। राधे राधे।